श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, व्यक्ति के जीवन में आचरण का विशेष महत्व होता है। एक श्रेष्ठ आचरण से व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है और वहीं भ्रष्ट यानी बुरा, जी हाँ, बिगड़ा हुआ आचरण हमें भ्रष्टाचारी बना देता है ना। तो आज इसी भ्रष्टाचार पर हम बात करने वाले हैं कि क्या है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी के उदाहरण और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के खिलाफ कानून कैसे काम करता है। तो आज हमारे खास मेहमान हैं श्रीमान देवेंद्र कुमार बिश्नोई साहब, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले बताइए कि आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी सर, आप अपने बारे में हमें थोड़ा बताएं, संक्षिप्त परिचय दें अपना। मैम, मेरा परिचय इस तरह है। मूलतः मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी। जिला हिसार है मेरा। बीएससी एलएलबी क्वालिफाइड हूँ। 1989 में मेरा सिलेक्शन सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद पर हुआ था जी। जिसमें ट्रेनिंग के बाद 2 साल की सेवा जो है मैंने आपके खाजूवाला बॉर्डर पर ही दी है जी। अच्छा सर। और उसके बाद 1 साल का मेरा, क्योंकि लॉ का बैकग्राउंड था, सो बीएसएफ हेडक्वार्टर में जीएसओ लॉ के तौर पर मैं वहाँ पर कार्यरत रहा। और उसके बाद कुछ समय मैंने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में रुद्रपुर, खटीमा और दिल्ली की आईएएस ड्यूटीज़ दी हैं जी। वहाँ से। क्योंकि माता पिता का मैं अकेला पुत्र था, सो विचार करके मैंने जो है वहाँ से वीआरएस लिया। और उसके बाद क्योंकि लॉ क्वालिफाइड था जी। 3 साल मैंने काला कोट पहना। अच्छा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अच्छा मैंने सर। बतौर वकील वकालत काम की। किया जी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन राजस्थान कंपटीशन मैंने दिए, तो मेरा कमर्शियल टैक्सेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ। साल सवा साल मैंने यहाँ नौकरी की। उसके बाद 97 बैच में मेरा एज आरपीएस सिलेक्शन हुआ जी। ट्रेनिंग में। मैं अपने बैच का परेड कमांडर रहा। बेस्ट आउटडोर का अवार्ड मुझे मिला। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा मुझे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान की गई जी। एज डिप्टी एसपी बीकानेर, सीओ सिटी, सीओ सदर, सीओ सूरतगढ़, सीओ नैनवा, बूंदी, इन जगहों पर मैंने काम किया। एडिशनल एसपी बनने के बाद एडिशनल एसपी रायसी नगर, एडिशनल एसपी बीकानेर सिटी, एडिशनल एसपी अजमेर रूरल, अलवर हेडक्वार्टर। सन 2000 में मेरा आईपीएस में प्रमोशन हुआ। पीछे की सर्विस के आधार पर मुझे 2012 की सीनियोरिटी मिली जी। और उसके बाद यहाँ आरएसी में कमांडेंट। इसके बाद मैं जो है भरतपुर एसपी भरतपुर रहकर आया और उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो संभाल रहा हूँ जी। तो एक काफी लंबा अच्छा खासा अनुभव है आपका। हाँ जी। जी। वैसे तो कहा जाता है सर कि जो पुलिस की सर्विस है वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है, जो शेड्यूल है वो काफ़ी व्यस्त रहता है, पर फिर भी जब कभी आप खाली होते हैं तो अपने खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं? आपकी रुचियाँ क्या क्या हैं? मैम, रुचियाँ तो समय के साथ साथ बदलती भी रहती हैं और समय निकालना भी पड़ता है। कुछ रुचियाँ विशेष तरह, बचपन से फोटोग्राफी का शौक़ रहा है जी। और किचन गार्डनिंग का शौक़ रहा है। दूसरा, वृक्षारोपण भी समय समय पर जब मौका मिलता है, जहाँ भी रहा हूँ मैंने वृक्षारोपण भी करवाए हैं जी। और बचपन में बीएसएफ में पिताजी थे तो हॉर्स राइडिंग का एक अच्छा अनुभव है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के हिसाब से मुझे तैयार करवाया हुआ था और बीएसएफ में रहते हुए अपने बैच का बेस्ट शूटर भी रहा हूँ जी। तो अब ये शौक़ के लिए समय निकालना पड़ता है। जी, बिल्कुल। और पुलिस एक बहुत व्यस्त महकमा है, उसके साथ साथ अपने इनके लिए जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि कई बार नॉन फील्ड में भी रहा हूँ, तो नॉन फील्ड में फिर उस एक्टिविटी को मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देता हूँ। जी। तो आप समाज के लिए भी कुछ करने की सोचते होंगे, समाज के लिए कुछ करने का वक्त निकाल पाते हैं? मैम देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है जी। और मेरा ये मानना है कि हम जब समाज से कुछ लेते हैं तो यदि हमारे में सामर्थ्य आता है तो समाज को कुछ वापस देना भी चाहिए। और जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है या जो अधिकारी वर्ग है, वो समाज एक अपेक्षा उनसे रखता है। उस अपेक्षाओं के चलते हमें समाज को एक गाइडेंस, एक रोल मॉडल और उसके अनुरूप हमें आचरण भी करना पड़ता है। तो इसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो चुनाव हुए उसमें बीकानेर ज़िले से मुझे निर्विरोध अध्यक्ष लोगों ने बनाया। एक मेरे अंदर इतना उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। जामानी साहित्य अकादमी हमने एक संस्था बनाई जो हमारे गुरुजी की जो टीचिंग थी, उनकी जो लिटरेचर है उसको संवर्धन करना, उसको प्रचार प्रसार करना, तो उसका मैं विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ।
महावीर इंटरनेशनल से भी मैं जुड़ा। उनके साथ रहकर मैंने कई ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह आयोजित करवाए। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। बीकानेर का जो कूडो क्लब है उससे मैं सन 2001 से जुड़ा हुआ हूँ, और एक उन्होंने मुझे रिगार्ड के तौर पे अध्यक्ष पद नवाजा हुआ है। जी, तो सर आपके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, और ये जानकर एक प्रेरणा ली जा सकती है कि इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति भी समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए वक्त निकालता है और अपने शौक को भी बरकरार रखता है। कहते हैं सर कि एक महान सकारात्मक व्यक्तित्व से ज्यादा आकर्षक कुछ भी नहीं होता। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप वही सकारात्मक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। तो आपको हम करते हैं सैल्यूट। धन्यवाद मैम। तो सर अब आते हैं आपके अपने मुख्य कार्य पर। सर आप एंटी करप्शन ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस किस तरह के कार्य भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। मेरा ये मानना है कि जो काम आपको एक विधि के द्वारा करने के लिए कहा गया है, एक जो आपका दायित्व होता है, वो उससे हटकर यदि आप, जैसे कर्मचारी है, कर्मचारी को सरकार ने काम करने के लिए रखा हुआ है जी, एक उसे वेतन मिल रहा है, और उस वेतन के अलावा अपने उस काम को करने के लिए यदि वो उस काम को लटकाता है, डिले करता है, या कोई उसमें जो है किसी प्रकार की उम्मीद रखता है, मांग करता है, तो वो भ्रष्ट आचरण में आता है। तो सर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ये कैसे कार्य करता है, हम ये जानना चाहेंगे, और ये भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे रिश्वत भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करते हैं। मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा कि किसी टाइम में जब ये डिपार्टमेंट हुआ था तो इसको ACD बोलते थे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, लेकिन बाद में इसको ब्यूरो का दर्जा मिला, और ब्यूरो का दर्जा मिलने के बाद ये CBI के समकक्ष हो गया। और राजस्थान में जो है एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत पावरफुल है जी, और राज्य सरकार ने इसको फुल पावर दी हुई हैं। यहाँ तक कि स्टेट में CBI कार्रवाई नहीं कर सकती, सेंट्रल कर्मचारियों के हम विरुद्ध कार्रवाई ऐसी भी सक्षम है जी। सेंट्रल PSUs, सेंट्रलाइज नेशनलाइज बैंक्स और राज्य सरकार के कर्मचारी व जन प्रतिनिधि जो जनता के सेवक हैं, जिनको हम बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट्स, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं। श्रीमान, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब बात चल रही है भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार विकास के मार्ग में एक बाधा के रूप में कार्य करता है, ये हम सभी जानते हैं। और कहा जाता है कि जो भ्रष्टाचारी है वो किसी की छवि को भी धूमिल करता है, धूमिल कर सकता है। आप हमें ये बतलाइए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जो विभिन्न धाराएं हैं, तो विभिन्न धाराओं के साथ साथ अपराध के रूप में क्या माना जाता है और इसके लिए कानून में क्या दंड है? ज़्यादा बारीकियां आपको इस वक्त बताना उचित नहीं होगा, लेकिन इसमें जो अलग प्रकार के जो हम मानते हैं उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई होती है हमारी, यदि गवर्नमेंट कर्मचारी कोई रिश्वत की मांग करता है और वो मांग हम हमारे स्तर पे जांच करवाते हैं और उसको वेरीफाई करवाते हैं। मांग वेरीफाई होने के बाद हम उसका सत्यापन करते हैं, और सत्यापन करने के बाद हमारी टीम भेजकर उसको रेड हैंडेड ट्रैप करते हैं। तो ये एक तो ट्रैप की कार्रवाई हम जिसे कहते हैं। दूसरी, कोई भी कर्मचारी अधिकारी को एक निश्चित सैलरी मिल रही है, उस सैलरी के चलते उसकी आय से अधिक यदि वो स्रोत बना लेता है, तो वो सूचना हमारे पास आने पर उस आय से अधिक स्रोत की भी हम जांच करते हैं, जिसे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स कहते हैं जी। तीसरा मामला, कई बार कर्मचारी कहीं अपनी रिश्वत इकट्ठी करके अपना कलेक्शन करके रवाना होता है और उसकी सूचना मिलने पर हम उसको रास्ते में इंटरसेप्ट करते हैं। तो ऐसे मामलों में एक दिन की आय से अधिक की संपत्ति का मामला भी, वन डे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मामला उसके खिलाफ बनता है जी। और पहले मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल मशीनरी का भी होता था, लेकिन एक संविधान में संशोधन होने के बाद 17A में अब जो भ्रष्टाचार की कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है तो हमारे मुख्यालय को हम लिखते हैं, और हमारे मुख्यालय उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स को पत्राचार करके उनसे अनुमति लेके वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करना चाहें या हमें वो जांच देना चाहें, और उस पर फिर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होती है जी। तो ये कुछ तरह की कार्रवाइयाँ हैं जो हम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा अमल में लाई जाती हैं। तो आपने कहा कि आपको जैसे ही सूचित होता है कि फला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो उसके लिए ट्रैपिंग की जाती है और उसको दंड दिया जाता है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है और अगर एक आम आदमी ये जानता है कि फला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो वो उसकी शिकायत कैसे करे और कहाँ करे, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बताए जाने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाता है और उस व्यक्ति की सुरक्षा कैसे की जाती है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। आम आदमियों को, लोगों को जो है इसके बारे में भ्रम रहता है।
सबसे पहले तो हमारे मुख्यालय स्तर पर एक टोल फ्री नंबर 1064 टोल फ्री नंबर। हाँ जी, जी जी। तो वो उस नंबर पर कोई भी आदमी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। जी जी। कंप्लेंट दर्ज होते ही वहाँ से संपर्क उस आदमी से किया जाता है, उसकी बात पूछी जाती है, और या तो वहीं सेंट्रल की टीम या वो ज़िले में या हमारे को वो कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करके कि साहब अमुक आदमी का एक मैसेज आया, आप उससे संपर्क करें, उसको हम बुला के फिर हम उसकी आगे कार्रवाई करवाते हैं। इसी तरह एसीबी मुख्यालय पर एक व्हाट्सएप नंबर थ्रू आउट राजस्थान के लिए दिया हुआ है, 9413502834। मैं रिपीट करता हूँ जी, 9413502834 जी। ये नंबर जो है, इस पर कोई भी आदमी अपनी ऑडियो वीडियो क्लिपिंग भेज सकता है। सूचना वहाँ पहुँचने पर कंसर्न अधिकारी अगेन उसी से वापस संपर्क करेगा, और जो भी डिटेल उसे लेनी है डिटेल लेके संबंधित अधिकारी कर्मचारी को आगे कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाएगी। जी। दूसरा जो डर लोगों को ये होता है कि यदि हमने कंप्लेंट कर दी तो कहीं हमारा काम ना अटक जाए। जी। इस बारे में मैं बहुत क्लियर कहना चाहूँगा कि वो जो काम जिसमें उसने किसी को ट्रैप करवाया है, कोई मांग डिमांड राशि की हो रही थी, बिल्कुल सर। उसमें ट्रैप होता है या अन्य कार्रवाई होती है, ऐसे काम को हम एसीबी गारंटी लेती है कि वो काम पूरा किया जाएगा। उसको राज्य स्तर के लेवल पर एक कमेटी बनी हुई है, चीफ सेक्रेटरी एंड अदर अधिकारियों के उसमें मार्गदर्शन में उसको रखा जाता है, और राज्य सरकार के स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग होती है कि वो काम जो किसी आदमी का था, कंप्लेंट हुई थी, वो काम अधूरा ना रह जाए, वो पूरा करवाया जाता है। तो ये गारंटी भी एक उस काम को करवाने की रहती है। तो इसलिए आम आदमी के मन में डर नहीं होना चाहिए कि यदि मैंने कंप्लेंट कर दी तो फिर मेरे काम का क्या होगा। जी, उसको अपनी सुरक्षा की जो चिंता होती है। और रही बात इंडिविजुअल जो हमारा सोर्स है या इसने सूचना दी है, उस व्यक्ति की हम आइडेंटिटी किसी को डिस्क्लोज नहीं करते। अच्छा, और उसको गोपनीय रखा जाता है। अब जब ट्रैप हो जाता है फिर तो एक तरह से आइडेंटिटी बाहर आ जाती है, लेकिन उससे पहले कहीं भी उसकी आइडेंटिटी को हम डिस्क्लोज नहीं करते। ये एक सैंक्टिटी हम रखते हैं। जी जी। तो एक आम आदमी ये विश्वास रखे कि अगर वो किसी भ्रष्टाचारी की शिकायत करवा रहा है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल जी, हम इसमें कृत संकल्प हैं और कार्रवाइयाँ खूब हो रही हैं, और पिछले साल के मुकाबले हमारे जो है आंकड़े अभी बेहतर हैं। इसमें एक और भी बता दूं कि जो संबंधित विभाग से हमारे को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन बोलते हैं जी, पिछली बार राज्य स्तर पे 300 से अधिक कर्मचारियों की जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिली थी। इस बार का जो आंकड़ा है 700 से ऊपर का जा चुका है। तो एसीबी का दबाव सभी डिपार्टमेंट्स पे रहता है, जिसके चलते संबंधित विभाग एनओसी जारी करने में कोताही नहीं बरत सकता। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, अभी तो हमने बात की उन लोगों की जो अपराधी हैं या भ्रष्टाचारी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी निरपराधी को भी किसी षड्यंत्र के अंतर्गत फंसा दिया जाता है, बिना जुर्म किए ही उसकी जो फर्जी जो है शिकायत करवा दी जाती है, दर्ज करवा दी जाती है। तो सर ये बताइए कि निरपराधी व्यक्ति और फर्जी व्यक्ति के अंतर को आपके विभाग द्वारा कैसे देखा जाता है, कैसे जांचा जाता है, कैसे परखा जाता है? तो क्या निरपराधी व्यक्ति बच सकता है और फर्जी व्यक्ति को सजा मिल सकती है ये पता लगने पर कि किसी व्यक्ति को बिना वजह फंसाया गया है? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो भी कानून के तहत कार्रवाई करता है जी, और कानून में बहुत स्पष्टतः पहली लाइन ये लिखी होती है कि भले ही 10 अपराधी 10 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए जी। तो इसके चलते कई बार कोई रंजिशवश या अन्य वजह से कोई किसी को करवा देता है। देखिए, जहाँ डिमांड सत्यापित है वो आदमी तो कहेगा कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत होके गया है उस व्यक्ति को तो हो सकता है रिलीफ ना मिले, लेकिन कई बार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं और प्रक्रिया में यदि कोई कमी रह जाती है तो बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे हम कहते हैं वो एक्यूज्ड को मिलना चाहिए। तो हमारी तरफ से इस तरह भी पूर्णतया सावधानी और पारदर्शिता बरती जाती है कि निर्दोष आदमी यदि कोई गलती से कोई कार्रवाई हो गई है तो उसको कालांतर में उसको जांच करके उसको दोष मुक्त किए हैं, कई मामले आए हैं ऐसे। जी जी सर, एक राहत की बात है, ये राहत का विषय है कि सही न्याय होता है और अगर व्यक्ति निरपराधी है तो वो बचता भी है और अगर व्यक्ति अपराधी है तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलती है।
सर, आम आदमी अभी भी डरता है इन सभी बातों से, इन सभी पचड़ों में कहते हैं जिसे आम भाषा में, पढ़ने के लिए, और अपनी आंख मूंद कर ये सोचता है कि हमें क्या, हमें अपना जीवन देखना है, हम सही और सुरक्षित रहें। तो सर, फिर से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो एंटी करप्शन है ये क्या है, और एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत एक आम आदमी, एक व्यक्ति कैसे दर्ज करा सकता है? देखिए, जो सामाजिक स्तर पर मैंने बताया कि बिल्ली की आंख मूंदने से कबूतर गायब नहीं होता। जी जी। और हमारे सामने कोई अपराध हो रहा है या हमसे कोई विभिन्न प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई की जा रही है, तो पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आप सोचेंगे साहब मेरे को क्या जी। तो वो जो भ्रष्टाचार की आग है वो यदि आपने समय रहते नहीं संभाली तो वो बढ़ती ही चली जाएगी। जी। ऐसी बातों को ध्यान में रखें कि यदि हमें हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर करना है, उन्हें हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहें, हमारा देश तरक्की करे, तो ये जो भ्रष्टाचार जो है, या हम डर के मारे कि साहब अगर मैंने कहा तो पता नहीं क्या होगा, तो मैं कहता हूँ कि भगत सिंह तो घर में पैदा होगा तभी क्रांति आएगी, पड़ोसी के घर में पैदा होने से भगत सिंह से क्रांति नहीं आएगी। तो आप मेरे स्वर्ग मिलेगा। आपको ये मन मजबूत करके इस लड़ाई को बिल्कुल मुकाबला करके ही आप इसको फेस कर सकते हैं, जंग जीत सकते हैं। सर, तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे सर कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सा कानून है और ये कैसे कार्य करता है? ये तो अलग एक्ट है मैम, और इसमें आईपीसी की धाराएं तो लगती हैं, और एसीबी की जो डिमांड और ट्रैप की जो अलग अलग कार्रवाई हैं उनके तहत धाराएं जोड़ी जाती हैं, और उन धाराओं के तहत स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं। जैसे आपके संभाग में 2 कोर्ट हैं, एक बीकानेर में है जो बीकानेर चूरू को डील करती है, और दूसरी गंगानगर में एडीजी रैंक के अधिकारी बैठते हैं जो आपके भी गंगानगर और हनुमाननगर को डील करते हैं। तो ऐसे केस स्पेशल उन्हीं कोर्ट्स में जाते हैं और स्पेशल ट्रायल उनका होता है, ताकि समय से इसका जो है निस्तारण हो सके और जो अपराधी या इस तरह भ्रष्टाचारी है उसको टाइमली सजा मिल सके। हमारे युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगी उनके मार्गदर्शन के लिए, ताकि वो अभी जैसा कि आपने कहा कि वो अपने देश में रहें और इस विश्वास के साथ कि वे सुरक्षित हैं और उनका भविष्य भी सुरक्षित है, हमारे युवाओं को आप मार्गदर्शन दें? युवा पीढ़ी से मैं बहुत आशान्वित हूँ। जो आज की मैंने जो युवा पीढ़ी को देखा है वो बहुत आउटराइट है, आउटस्पोकन है एंड बहुत कॉन्फिडेंट है जी। और मैं देखता हूँ कि हमसे वो कई कदम आगे भी है। तो यदि ये युवा अपनी कमान संभाल लें और इस चीज़ को बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो जाएं कि कुछ भी हो जाए हमें इस भ्रष्टाचार को मिटाना है और हमें किसी भी तरह से किसी भी काम की रिश्वत नहीं देनी है जी, तो मैं समझता हूँ कि एक दृढ़ निश्चय ही समाज में बदलाव ला सकता है। जी सर, एक आम आदमी जो है, आम जनता है, वो पुलिस के भय से मुक्त नहीं हो पाती है। पुलिस का नाम सुनते ही आम इंसान घबरा जाता है। तो आम आदमी को पुलिस के भय से मुक्त रखने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भय मुक्त समाज में रह सकें? इस बारे में मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ और बहुत जगह मैंने वेरियस कैपेसिटीज़ में काम किया है। जी। एक पुराना सिस्टम अंग्रेज़ों के टाइम का चला आया था जिसमें पुलिस को एज ऑपरेसिव स्टेट की मशीनरी के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो चीज़ रही थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज पुलिस बहुत पीपल फ्रेंडली है और वेरियस चैनल्स उसमें बने हुए हैं। आप थाने में जाते हैं, यदि थाना काम नहीं करता है तो थाने के ऊपर एक सर्कल ऑफिसर बैठा होता है, ऊपर एक एडिशनल एसपी होता है, ऊपर एसपी रैंक के अधिकारी हैं, ऊपर रेंज लेवल पे अधिकारी हैं, मुख्यालय स्तर पे अलग अलग महकमे हैं और किसी न किसी रूप में हम भी बैठे हैं जी, कि हमारे पास भी लोग आते हैं कि साहब हमारा काम कहीं ना कहीं अटक रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जागरूकता की। जी, जनता जागरूक होगी। वो कहते हैं जैसे सीमा सुरक्षा पर हमारे एक नारा लिखा हुआ था, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की निगहबान है आँखें। जी। तो हमें अलर्ट रहना होगा। हमें हर जगह आपको अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हमें जागरूक होना होगा और एक सवाल पूछने की हमारे में टेंडेंसी होनी चाहिए कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, प्रक्रिया बताइए, प्रक्रिया हमें पता होनी चाहिए। अज्ञानता ही क्राइम को जन्म देती है। तो यदि आप जानकार हैं, प्रोसीजर के जानकार हैं, लॉ के जानकार हैं, तो मैं मानता हूं कि आप अपने काम को और बेहतर ढंग से करवा सकते हैं। पुलिस बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम करती है और बहुत ही पीपल फ्रेंडली है। हमने अलग अलग स्तर पर सुरक्षा सखी के नाम से, CLG के नाम से, बच्चों को पुलिस कैडेट योजना के नाम से
हमने जोड़ा है पुलिस के साथ जी। और उसके बहुत सार्थक परिणाम पुलिस के लिए आए हैं। लेकिन जो माइंडसेट है वो पब्लिक को चेंज करना होगा जी। और यदि वो चेंज करती है, हमसे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, तो मैं मानता हूँ पुलिस और बेहतर ढंग से क्राइम एंड क्रिमिनल्स को कंट्रोल कर पाएगी। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि जनता को आप पर विश्वास करना होगा और अपनी बात कहने की जो है हिम्मत रखनी होगी। तो सर, आप आए स्टूडियो में, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हमसे की, साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमसे चर्चा की। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे माध्यम से आपने जनता को, जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, जन जागरण, जो हम अभी अलग अलग ज़िलों में डीजी साहब आए थे, जब हम गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में करके आए थे। मैं खुद अभी गंगानगर, हनुमानगढ़ जाके आया हूँ और हमारा एक प्रचार प्रसार, जनता के साथ जुड़ाव और जनता तक पहुँचना, तो इस एक बहुत बड़ा आपका माध्यम है जिसके मैं तमाम जनता के पास अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूँ। मेरी आवाज़ जनता ने सुनी होगी और मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट आपके लिए हमेशा और हर वक्त तैयार है। यदि आपको कोई समस्या है, आप हमारे पास आइए, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे उसका निदान हो। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपको शुक्रिया और मेहरबानी। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आपने देवेंद्र कुमार बिश्नोई साहब, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत सुनी। अगली बातचीत का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।